नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बीएसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके बारे में आज मैं डिस्कशन कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन बैंक है रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम लिया गया है उसका क्वेश्चन जो है 12 सेट्स में उपलब्ध है। ये प्लेटफॉर्म का ये क्वेश्चन बैंक है, इसी में सब क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका डिस्कशन अच्छे से हम कराते चलेंगे। पहले भी जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें 20 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है करवा चुके हैं। आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर के देखिएगा। चलिए अब आते हैं, ये 12 सेट्स में है, 2011 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा कि ये जो एग्जाम हुआ था 18/12/2011 है ना, ये एग्जाम जो हुआ था 18/12/2011 में उसी का क्वेश्चन जो है हम डिस्कशन कराते चलेंगे। ऐसे 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करा चुके हैं। देखिएगा, प्रथम क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ है, तो वो हो जाएगा खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन है इसमें कि इसका डिस्कशन करा चुके हैं, जाकर के देखिएगा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर अगला है कि 1857 की लड़ाई में, यहाँ देखिएगा 1857 की लड़ाई में जो क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, ये था तथ्याटोपे। चलिए 20 तक हम चलेंगे स्पीड में, उसके बाद फिर हम इसका डिस्कशन कराते चलेंगे। अब यह है 1929, यहाँ देखिएगा 1929 में है ना कि में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, तो ये हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। 29 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे और 30 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। 30 में कहीं अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन ये 29 में बने थे तो 30 में भी अध्यक्ष यही बने रहे। चलिए अब आते हैं, अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। कौन सा सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 40। आपको जाकर के डिस्कशन में जो हम करवा चुके हैं पहले वीडियो में, उसमें देखिएगा कि सब इसके डिटेल में बताए हैं। चलिए अब आते हैं, ये हो जाएगा बी आंसर इसका। चलिए अब आते हैं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। किससे? कांस्य युग से। भारत और चीनी के बीच सीमा बनाने वाला रेखा कौन सा है? ये मैकमोहन रेखा है, अरुणाचल प्रदेश में बनता है। चलिए अब आते हैं, 7 नंबर है कि नीचे दिए गए घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। तो घटना यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्या हो रहा था, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, ये होगा, है ना। देख लीजिएगा आगे है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, इसका डिस्कशन करा चुके हैं, आप जाकर के देखिएगा। आगे है, ये आगे चीनी यात्री ह्वेनसांग है ना, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया था किसके शासनकाल में, तो ये देखिएगा इस शासनकाल है यहाँ पर हर्षवर्धन, आंसर सी हो जाएगा इसका, हर्षवर्धन के शासनकाल, यहाँ पर हर्षवर्धन के शासन। अगला देखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974-75 में। अगला देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है ना में वर्णन है किसका, तो कश्मीर के इतिहास का। आगे देखिएगा, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसका, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रह्म समाज के, है ना। अगला देखिएगा, इसका डिस्कशन करा चुके हैं।
आगे देखिएगा मैगी नॉट रेखा, है ना, मैगी नॉट और सीज फ्राई। अगर देखिए जर्मनी और फ्रांस होगा, मैगी नॉट माने फ्राई करेगा मैगी को, चलिए तो जर जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है ये हमारा हो जाएगा चीन में। सतलुज नदी चीन में है। सिंधु सिंधु ब्रह्मपुत्रा और सतलज तीनों का है चीन में, तिब्बत में जिसको कहते हैं। चलिए आगे है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का, जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको कब अपनाया गया था? ये है आपका 22 जुलाई 1947, स्वतंत्रता से पहले ये इसको अपना लिया गया था झंडा को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, तो ये हो जाएगा कब गाया गया था? तो 1900, राष्ट्रगान कह रहा है यहाँ पर, है ना, राष्ट्रगीत नहीं, तो ये हो जाएगा 1911 में। चलिए अब आते हैं दिल्ली दरबार लगा था उस समय। आते हैं कि आगे है गीत कहे तो 1996 में गाया गया था। चलिए आते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है ये है, जैसे एम.एस. स्वामीनाथन, जो यहाँ पर देखेगा एम.एस. स्वामीनाथन जो होंगे वो हरित क्रांति के जनक है भारत में। और ये जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, डॉक्टर बी कुरियन, याद रखिएगा। अगला है 20 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। ये आम है, यहाँ पर लिखा हुआ आम। चलिए ये आम, ये हो गया है। अब आते हैं, अब यहाँ से डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से हम डिस्कशन को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा कि डिस्कशन इसमें हो जाएगा यहाँ से 21 नंबर से। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दुनिया का नवीनतम देश जो है वह सूडान है। दुनिया का नवीनतम देश कौन है? सूडान है। या देखिएगा कि सबसे नवीनतम देश की बात करें तो वो सूडान है। सूडान 2011 में जो है यह नया देश बना था, सूडान से कट करके। सूडान से कट करके 2011 में यह गणतंत्र बना था, दक्षिणी सूडान, है ना, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये सूडान है ना, सूडान जो दक्षिणी सूडान से कटा था 2011 में, याद रखिएगा। और ये जो है दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? सूडान की राजधानी है खार्तूम, याद रखिएगा। सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम, है ना। और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। और सूडान की राजधानी है खार्तूम। डॉन, है ना, जुबा केसरी, याद रखिएगा। दक्षिणी सूडान में हो जाएगा जुबा केसरी। सूडान, डॉन, ये जो शाहरुख खान जो डॉन है वो प्रचार करता है जुबा केसरी, है ना। चलिए अब आते हैं खार्तूम, और डॉन जो रहेगा वो कहेगा तुम्हारा खैर नहीं है, सूडान, याद रखे। जुबा केसरी और खैर नहीं है सूडान, याद रखिए, सूडान का राजधानी, इससे आप याद रखिएगा। अगला है कि आप देखिएगा कि मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। और माली का राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और माली की राजधानी है बमाको। याद रखिएगा, माली, बमाको, है ना। अगला देखिएगा इथोपिया की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी अभी हम इसका बता रहे हैं राजधानी के बारे में, सब पूछा हुआ क्वेश्चन। इथोपिया की राजधानी, ये सब अफ्रीकी देश है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। इथोपिया उसको कहेगा अबाबा, याद रखिएगा, आदिस अबाबा। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी है राबात, याद रखिएगा। मोरक्को की राजधानी राबात है ना। अगला देखिएगा मोरक्को हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, सोमालिया, है ना।
माने घर में समायल रहता है तो उसको मोगा कहते हैं, है ना, मोगा, मोगा है। चलिए, मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, विक्टोरिया है। केन्या की नैरोबी, माने कन्या जो रहेगा कहेगा नहीं रो, न रोबी, मतलब कि न रो। और जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे, बाप रे, है ना, हार गए, यानी हरारे, याद रखेगा, जिम्बाब्वे का हरारे, जिम्बाब्वे का हरारे, का हरारे, जिम्बाब्वे का हरारे होगा, माने हार गए, जिम्बाब्वे हार गए। बुरुंडी, बुजुम्बुरा, याद रखिएगा, बुरा आदमी होता है, बुरुंडी जो होता है वो बुरा आदमी होता है, बुरुंडी, बुजुम्बुरा। और घना का आकरा होगा, है ना, घना का, उसको घना है, पूरा घना है, मतलब घन घन है, तो वो कर जाएगा पूरा, है ना, उसको निकलने में ही नहीं बनेगा। अब मान लीजिए घर में 10 आदमी का जगह है, हम 1000 आदमी को मतलब रख दे, तो घन घन हो जाएगा, अकर जाएगा, आंकड़ा, याद रखेगा, ओकर आंकड़े में नहीं जुटा पाएगा ये कितना आदमी, ये इसमें घर में ठूस दिया है, आंकड़ा नहीं है उसका, घना है, घना घना है, उसके आंकड़े नहीं है। चलिए, नाइजर, नाइजर का राजधानी है नियामी, याद रखेगा। और लीबिया का, लीबिया, लीबिया का राजधानी त्रिपोली, त्रिपोली, याद रखिएगा, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। ये सब राजधानी आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जितने भी राजधानी हम बताए हैं अभी, वो सब पूछता ही है। चलिए, अब आते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे लंबी नदी जानते हैं, तो वो है नील नदी। सबसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। और नील नदी को ही मिस्र, मिस्र का, है ना, देन किसको कहते हैं? नील नदी को। मिस्र जो बना था नील नदी के कारण ही बना था, नील नदी नहीं रहता तो मिस्र नहीं बनता, है ना। इसका गाद जो है जमा होते गया भूमध्य सागर में, और मिस्र का विस्तार होते चला गया। और स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर पर अधिकार किसका है? वो मिस्र का ही है, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्री देखिएगा ना तो हीरा की तरह लगता है। मिस्र की राजधानी कैसा है, कहाँ है? हीरा है, अति काहिरा, याद रखिएगा। और ये जो नील नदी निकलती है, नील नदी, है ना, वो दो नदी से मिलती है, श्वेत नील और नीली नील। तो ये जो है नीली नील, है ना, वो जो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील जो है युगांडा, केन्या, है ना, युगांडा, केन्या और ब्रुंडी, है ना, इसके बगल में ही स्थित है। चलिए, अब आते हैं कि ये हो गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार। हमारा कौन है? बिहार है। बिहार में जो साक्षरता दर है वो 63.82% है, 63.82%। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो केरल है। देखिएगा, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, केरल है। वो 94%, मानिए लगभग 94% यहाँ पर साक्षरता दर है। अगला देखिएगा कि ये जो है साक्षरता दर है ये किसके अनुसार है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना। ये जो जनगणना आयुक्त जो थे, जो जनगणना आयुक्त थे वो 2011 में वो थे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, याद रखिएगा, सी चंद्रमौली थे, है ना। ये जो जनगणना आयुक्त है किसके अधीन आते हैं भारत में? तो वो आते हैं गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के अधीन आते हैं महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। जनगणना के बारे में जो दिया हुआ है वो अनुच्छेद 246, याद रखिए, गिनेगा कएगो? 246 गो आदमी के गिनेगा, तो अनुच्छेद 246 में। भारत में जनसंख्या, जनसंख्या जो है अभी 142 करोड़ है ना, 142 करोड़ है लगभग में। चलिएगा, ये जो जनसंख्या है वो अभी तत्काल में देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व में 17.5% है। कितना प्रतिशत है? 17.5%।
लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो हुआ था वह 2011 की जनगणना के अनुसार यह 17.7% है। वृद्धि, ये वृद्धि हुआ था। और ये जो है अभी जो जनगणना जो है पूरे विश्व की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। लेकिन जमीन की अगर बात करें, हमारे भारत की जो हमारा क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व की जनसंख्या विश्व का क्षेत्रफल के 2.4% ही है। क्षेत्रफल कम और जो है जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। इससे पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन अब चाइना को पछाड़ करके भारत जनसंख्या में आगे हो गया है। अब क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है कौन है, तो केरल है, ये आपको बता दिए हैं। और बिहार की जहां तक बात करें तो साक्षरता में सबसे कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व माने एक स्क्वायर वर्ग स्क्वायर में मतलब कितना लोग रहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। ये जो वर्ग स्क्वायर जो है इसमें है ना, उसमें कितना रहते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो इतना दूर में कितना रहेगा, तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश, इसलिए कि वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ पर कोई उतना रहता नहीं है, तो पहाड़ी एरिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कितना व्यक्ति रहता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो। 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा जिसको वर्ग कहते हैं, उसमें जो है 17 व्यक्ति ही मात्र रहते हैं। अब देखिएगा कि 2011 की जनगणना जब हुआ था तो उस समय सबसे मतलब एक महामारी आ गया था 2011 से लेकर के 1911 से 1921 के बीच, है ना। फ्लू ब्लड मतलब फ्लू होता है जो पक्षी से होता है, वह फ्लू वाला महामारी जो है वह फैल गया था। इसके लिए जनसंख्या कम हो गया था, तब महान विभाजक वर्ष कहा गया, है ना। 2011 से लेकर के 2021 की जनगणना जो जनसंख्या में जो कमी आई, इसको क्या कहा गया, महान विभाजक वर्ष। 2011 से लेकर के 2021 की जनसंख्या में जो कमी आई, इसको क्या कहा गया, महान विभाजक वर्ष। और 2021 की जनगणना जो हुआ था उसको महान विभाजक वर्ष का नाम दे दिया गया। 2021 याद रखिएगा, महान विभाजक वर्ष का नाम दिया गया 2021 बोल दिए, 1921 की जनगणना, है ना को। लेकिन लघु विभाजक वर्ष 1951 की जनगणना को कहेंगे लघु विभाजक वर्ष। ये महान विभाजक, लघु विभाजक वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। और बिहार में हुआ है तत्काल में जातिगत जनगणना हुआ है ना। बिहार में सबसे पहला जो जातिगत जनगणना हुआ बिहार में हुआ, कोई राज्य में हुआ। तो अगर कहेंगे कि देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, है ना। 1931 में जातिगत जनगणना हुआ था, याद रखिएगा। जनगणना का जो विषय है यह संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन कराएगा, तो केंद्र सरकार ही कराएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा ये 7वीं अनुसूची में इसका जो 3 गो अनुसूची है, संघ सूची 7वीं में 3 विषय है अनुसूची में, उसमें है संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची का विषय है जनगणना, याद रखिएगा। और जनगणना अनुच्छेद कै में है, तो अनुच्छेद 246 मतलब कि 246 में है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इसमें, सम्राट अशोक जिसे 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, है ना, भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम क्या था। मतलब कि जब अशोक सम्राट जब राज्य कर रहे थे तो उस समय राजधानी का नाम क्या था, तो उसका नाम था पाटलिपुत्र, याद रखेगा। उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र ही नाम था। ये पाटलिपुत्र, पहले इसका नाम कुसुमपुर भी था, है ना, याद रखिएगा। अब यह पटना नाम है, पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है, पटना है। चलिए, पाटलिपुत्र का पटना नाम रखने वाला था कौन, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी था, कौन था, शेरशाह सूरी। अगला आते हैं कि यहाँ देखिएगा
कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए कि 3 नंबर है कि सम्राट अशोक कितने वर्ष रहे थे? 40 वर्ष तक शासन किया था, है ना। 269 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी, कभी कभी 73 भी 273 भी कहा जाता है, लेकिन 4 वर्ष का जो है ना ये विवाद है इतिहासकारों में कि रहा कि नहीं, है ना। राज्याभिषेक करवाया था। चलिए, अपने 99 भाइयों को मार करके आगम कुआं जो पटना में है वहां पर उसको मार करके रख दिया था आगम कुआं में, ऐसा माना जाता है। चलिए, अब आते हैं कि 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था कौन? अशोक। अगला देखिएगा कि 84,000 स्तूप का निर्माण का इसी के समय में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगति जो है, याद रखिएगा कि बौद्ध संगति 4 गो हुआ था, है ना। 4 गो बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगति एक हुआ था राजगीर में प्रथम, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पटना में, उसके बाद कश्मीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में? अक, याद रखेगा। अशोक, ये है अजातशत्रु, ये है उसके बाद कालाशोक, अशोक, और ये यहाँ हो जाएगा कनिष्क, कौशे कनिष्क, अक, याद रखिएगा इसके शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पर महाकश्यप, यहाँ हो जाएंगे महाकश्यप। यहाँ पर वैशाली में सवाकामी अध्यक्ष थे, और यहाँ पर पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्त, मोगली, याद रखिएगा, मोगली पुत्र तिस्त, मोगली का पुत्र थे जिनका नाम था तिस्त, याद रखिएगा, मोगली पुत्र तिस्त। और उसके बाद ये अश्वघोष थे, कश्मीर वाला में अश्वघोष थे, याद रखिएगा, है ना। ये 483 में हुआ था, ये 483 में, ये 383 में, ये 255 में, और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। चलिए, अब आते हैं कि देखिएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन की बात करें तो 269 में ये राज्याभिषेक इसका हुआ था, और 261 में इनके द्वारा कलिंग युद्ध जो है लड़ा गया था, याद रखिए। कलिंग की लड़ाई, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। यह देखिएगा कि महाराजा अब अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से, मौर्य वंश से संबंधित है ना। ये वंश जो चला था, ये महाजनपद काल के बाद जो वंश चला था, सबसे पहले हर्यक वंश चला था, उसके बाद शिशुनाग वंश चला था, उसके बाद नंद वंश। इसका ट्रिक भी है हसीन मासुका, हसीन मासुका, मासुका सब, हसीन मासुका सब। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नंद वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन्न वंश, स से सातवाहन वंश, याद रखिएगा, सातवाहन वंश, या ये सब है वंश। ये क्रम पूछता है कभी कभी क्रम से, तो याद रखिएगा। मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बेटा का नाम था बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, है ना, बिंदुसार नाम था, बिंदु, याद रखेगा, बिंदुसार। उसके बाद था अशोक, अशोक, उसके बाद महेंद्र और संघमित्रा जो गया था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और ये पोता जो था वो दशरथ था, है ना। अशोक का पोता कौन था? दशरथ, याद रखेगा, अंतिम राजा था। चलिए, अब आते हैं, लेकिन एक बात और है कि अभिलेखों का जनक किसको कहते हैं? तो वो अशोक को ही कहते हैं। अभिलेख ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जैसे शिलालेख। अभिलेख कितने प्रकार के? अभिलेख जो होगा वो 3 प्रकार का होगा, है ना। एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख, एक गुहा लेख, है ना। गुफा पर जो लेख लिखा रहता है उसको गुफा लेख कहते हैं, या स्तंभ पर जो खम्भा पर जो लिखल रहता है लेख उसको स्तंभ लेख, और जो शिला पर लिखल रहता है उसको कहते हैं शिला लेख कहते हैं, है ना। ऐसे शिला लेख जो है 8 जगह से मिला है, लेकिन उस पर लेख जो लिखा हुआ है 14 गो लिखा हुआ। लेख कितना लिखा हुआ है ना। प्रशासन
का जो सिद्धांत जो लिखा हुआ है ये जो है 14 गो है, और 14वां जो लेख है वह 13वां जो है वह कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है लेख में, 13वां लेख में। इसमें ऐसे 8 जगह से मिला है, लेकिन इस पर हर एक पर 14 गो लेख लिखा हुआ है ना। और इसका जो लेख सबसे ज्यादा मिला है वह ब्राह्मणी लिपि में मिला है, जो उत्तर भारत से मिला है, लेकिन पाकिस्तान से खरोष्ठी में और अरेमाइक से मिला है, वो जो है हमारा अफगानिस्तान से। तो तीन लिपि में मिला है, वो है अरेमाइक, खरोष्ठी और ब्राह्मणी। चलिए, और इसका भाषा जो था अशोक की जो क्या कहते हैं, शिलालेख की भाषा जो प्राकृतिक भाषा था, लेकिन लिपि कहिएगा तो ब्राह्मणी उत्तर भारत में, उसके बाद खरोष्ठी वो जो है पाकिस्तान में, उसके बाद अरेमाइक अफगानिस्तान में। चलिए अब आते हैं, हो गया है तो अब देखिएगा कलिंग युद्ध जो हुआ था, ये बताइएगा कि 261 में कलिंग युद्ध मतलब कि राज्याभिषेक के कैवें वर्ष हुआ था, है ना। ये 8वें वर्ष हुआ था, याद रखिएगा 8वें वर्ष हुआ था। और ये पहले बताइए कि अभिलेख का प्रचलन जो है किसने किया था सर्वप्रथम बार, तो वो अशोक ने किया था। लेकिन अभिलेख का खोज जो है, अशोक के अभिलेख का खोज सबसे प्रथम बार किसने किया था, कौन सा अंग्रेज थे, तो उनका नाम क्या था बताइएगा, तो वो था टी पैंथेलर, याद रखिएगा। 1750 में ईस्वी में इसका खोज किए थे, है ना। और जेम्स प्रिसेप ने इसको क्या किया था कि उनके लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मणी लिपि को 1837 में पढ़ने का काम प्रिसेप किया था, टी पैंथेलर खोजे थे अभिलेख को। चलिए अब आते हैं कि आगे है इसमें क्वेश्चन, ये है अब ये हो गया 23 नंबर। 24 नंबर में है कि ऐसे इंजीनियर, प्रथम इंजीनियर जो स्नातक यहाँ पर है, ऐसे प्रथम इंजीनियर स्नातक, इंजीनियरिंग में स्नातक किए हैं जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संबंधित है कहां से, तो वो बिहार से हो जाएंगे। ये नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, ये ना नीतीश कुमार, पलटू राम भी उनका नाम पड़ गया है ना, उनको लोग मतलब प्यार से कहते हैं पलटू चाचा, याद रखिएगा। अब है पलटू चाचा 9 बार, है ना, 9 बार जो है ये मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, 9 बार। सबसे ज्यादा बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, पलटू चाचा या नीतीश कुमार, याद रखिएगा नीतीश कुमार है। और इसके बाद जो है 6 बार जो शपथ ग्रहण लिए हैं वो वीरभद्र सिंह है, याद रखिएगा। 6 बार शपथ ग्रहण करने वाले कौन है, वीरभद्र सिंह और जय ललिता। वीरभद्र सिंह 21 साल में 6 बार लिए हैं, लेकिन जय ललिता जो है 14 साल में 6 बार, याद रखिएगा, है ना। जय ललिता तमिलनाडु के थी और वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए अब आते हैं, इनके बारे में बता दें कि 9 बार तो शपथ ग्रहण लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है, तो पवन चामलिंग, याद रखिएगा, सिक्किम के हैं पवन चामलिंग, याद रखिएगा पवन चामलिंग है जो सिक्किम के हैं। 24 साल 166 दिन वो रहे हैं मुख्यमंत्री, 24 साल 166 दिन। और दूसरा नंबर में अब आ गए हैं नवीन पटनायक, कितना माने साल में ज्यादा, शपथ में नहीं, है ना। अब देखिए 266 दिन, लेकिन साल में है 24 साल, वो नवीन पटनायक का हो गया है। और ज्योति बसु जो बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो बंगाल के मुख्यमंत्री थी, वो भी तीसरा नंबर में आ गई है। चलिएगा अब आते हैं कि एनडीए जानते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए क्या है, भाजपा का अलायंस पार्टी जो है वो सब एनडीए कहलाता है, और कांग्रेस का अलायंस जो है वो क्या कहलाता है, इंडिया गठबंधन कहलाता है, याद रखिएगा इंडिया गठबंधन कहलाता है। ये पहले बताइए कि दल बदल कानून कब आया था, दल बदल कानून कब आया था, दल बदल कानून कब आया था, तो 1885 में आया था, याद रखिएगा 1885 में आया था। और नीतीश कुमार कई बार शपथ लिए हैं, तो ये लिए हैं 9वीं बार। वो कहाँ के थे, तो बख्तियारपुर, बिहार के बख्तियारपुर के थे। कहाँ के थे, बिहार के बख्तियारपुर, कल्याण बीघा गांव है ना, वहां के थे, है ना। 5 में वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे,
2005 में मुख्यमंत्री बने थे और अभी तक बने ही हैं, सत्ता में रहे, हमेशा सत्ता में ही रहे, विपक्ष बदलते गया लेकिन ये मुख्यमंत्री के कुर्सी से नहीं हटे। थोड़ा दिन जीतन राम मांझी भी रहे थे, इनको ही बनाया था। चलिए, पहली बार जो है ये नीतीश कुमार 2000 में प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, 2000 में बने थे, लेकिन 7 दिन बाद उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया था। 7 दिन बाद क्या किया, त्याग पत्र दे दिया था। 2001 से लेकर के 2004 तक जो है वह रेल मंत्री रहे थे, याद रखें, 2001 से 2004 तक रेल मंत्री रह चुके हैं। कौन, पलटू चाचा नीतीश कुमार, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन, ये कितना नंबर हो गया, हाँ ये हो गया हमारा 24 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो वियतनाम है, ब्रुनेई है ना, और म्यांमार है, लेकिन बांग्लादेश ये नहीं है ना। आंसर हो जाएगा ऐसे रियल में बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। याद रखिएगा कि बांग्लादेश, ये देखिएगा आसियान का जो सदस्य देश है, ये आसियान का सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा। ये म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, और हमारा भारत भी म्यांमार का सत्ता म्यांमार है। यहाँ देखिएगा ये थाईलैंड है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद रखें, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये ऊपर में 5 देश, ये ऊपर में 5 देश है। और नीचे देखिएगा कि ये हो जाएगा हमारा मलेशिया है ना, मलेशिया हो जाएगा। उसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बगल में है नीचे सिंगापुर है, छोटा सा है ना, मलेशिया से सटा हुआ, मलया प्राद्वीप है, उससे उस पर ही है मलेशिया। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, याद रखेगा यहाँ पर ब्रुनेई जो है, छोटा सा यहाँ पर है ब्रुनेई, ब्रुनेई है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, और ये वो यहाँ पर देखिएगा कि तिमोर लिस्ट भी है, तिमोर लिस्ट है ना। तिमोर लिस्ट की राजधानी कहाँ है, दिल्ली नहीं, दिल्ली भारत की राजधानी है, और दिल्ली तिमोर लिस्ट की राजधानी है, याद रखिएगा। अभी बताइएगा कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी न्यू पाइडा, याद रखिएगा, न्यू पाइडा। लाओस की राजधानी कहाँ है, वियंतिएन, लाओस की राजधानी कहाँ है, वियंतिएन। वियतनाम की राजधानी हनोई है ना। कंबोडिया की राजधानी है नामपे, कंबोडिया की राजधानी नामपे, कंबोडिया के नाम पे। अब बियलाई मतलब कि होलाई, दोनों एक के होता है। और लाओस के वियंतिएन, फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है, वहीं पर आसियान का जो मुख्यालय है कहाँ है, जाकर्ता में ही है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जाकर्ता में है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है। अब यहाँ देखिएगा कालीमंतान अब हो गया है ऐसे, लेकिन ऐसे पहले था जाकर्ता है कालीमंतान, याद रखिएगा। कालीमंतान जो है यहाँ पर बोर्नियो द्वीप है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप, वहीं पर है कालीमंतान। देखिएगा ये जाकर्ता है, मतलब इंडोनेशिया, इंडा पर जाकर, याद रखें, इंडा पर जाकर, मलमल कल कुल्ला कर, तो मलमल कुल्ला कुआलालंपुर, याद रखेगा, मलमल कर कुल्ला कर, तो कुआलालंपुर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा आप। उसके बाद तिमोर लिस्ट की राजधानी कहाँ है, तो तिमोर लिस्ट की राजधानी है दिल्ली, तिमोर लिस्ट की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, याद रखिएगा, इधर है तिमोर लिस्ट। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये तो हो गया। और एशियान का फुल फॉर्म क्या है जानते हैं, एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, आसियान का फुल फॉर्म हो जाएगा ASEAN, है ना। ये देखिएगा कि ये हमारा जो आसियान पड़ता है, इधर पड़ता है, इधर है उत्तरी एशिया, इधर है पूर्वी एशिया, इधर है पश्चिमी एशिया, इधर है दक्षिणी एशिया, इधर है
दक्षिण पूर्व एशिया, इधर वाला को दक्षिण पूर्व कहते हैं, है ना। दक्षिण पूर्व एशिया याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र का संगठन है। ये किसका संगठन है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संगठन है। तो इसको हम कहेंगे, ए से हो जाएगा एसोसिएशन, ए से क्या हो जाएगा? एसोसिएशन मतलब संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिण पूर्व एशिया, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस याद रखिएगा, नेशन नहीं होगा यहाँ, नेशंस होगा, याद रखिएगा। एसोसिएशन यहाँ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा कि आप इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था, 1967 में 8 अगस्त 1967 याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। अब इसका देखिएगा कि एक बात आप बताइए कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो जाकर्ता में है। कहाँ है? जाकर्ता में, जाकर्ता में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। गैट का मुख्यालय कहाँ है? गैट का मुख्यालय स्थापना हुआ था 1948 में। गैट का स्थापना कब हुआ? 1948 में, है ना। तो इसका गैट का भी मुख्यालय जेनेवा में है, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में है। UNCTAD अंकटाड का मुख्यालय भी जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में है। TLO का मुख्यालय कहाँ है? वो भी ILO का मुख्यालय कहाँ है? वो भी जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, सबका जो है जेनेवा में ही राजधानी है। जेनेवा कहाँ है? यूरोप में है, स्विट्जरलैंड में।